नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज, लखनऊ और इग्नू का काउंसलर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है BHDC 183, जिसके अंतर्गत अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के विषय में हम बातचीत करेंगे। अनुवाद के सिद्धांत और प्रविधि के अंतर्गत कुल 2 खंड हैं, जो 4 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है बीए के विद्यार्थियों के लिए। इसके अंतर्गत कुल 10 इकाइयाँ हैं 2 खंडों में, और पहली जो इकाई है वो अनुवाद और साहित्य अनुवाद के विषय पर केंद्रित है। साहित्य के अनुवाद में किस प्रकार से अनुवाद की चुनौतियाँ हैं, उसका कैसे समाधान किया जाता है, इस पर बातचीत हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम अनुवाद की उपयोगिता या अनुवाद की प्रासंगिकता क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय पर व्यवस्थित परिचर्चा के पूर्व विद्यार्थियों को ये अवगत होना आवश्यक है कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के अंतर्गत क्या-क्या पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद और स्वरूप और उसका जो आयाम है, जो इकाई 1 के अंतर्गत जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बता दिया हमने पहले ही कि कुल 2 खंडों में पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित है। पहले खंड में कुल 6 इकाइयाँ हैं, और इन 6 इकाइयों में सर्वप्रथम अनुवाद, स्वरूप और उसके आयाम पर हम विस्तार से बात करेंगे। अनुवाद का वास्तव में उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, और अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद का व्यापक अर्थों में किस तरह से उसका अर्थ ध्वनित होता है, अनुवाद की वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, और एक अनुवादक के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि अनुवाद की उपयोगिता क्या है। जैसा कि हमें विदित है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान है, विचारों का आदान-प्रदान है, उसके लिए एकमात्र आधार होता है अनुवाद। अनुवाद का जो समय है, वो एक तरह से हम मन में जब कोई विचार में कोई भावना, कोई विचार आता है, तो उसको जब हम व्यक्त करते हैं, तो वो भी एक तरह का अनुवाद ही होता है। और कहीं न कहीं स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी भी विषय को जब हम रूपांतरित करते हैं, अनुदित करते हैं, तो वो अनुवाद का एक रूप होता है। वर्तमान में अनुवाद की प्रासंगिकता इसलिए भी बहुत बृहद हो गई है, क्योंकि आज का जो समाज है, वो बहुत तेज़ी से गतिमान है। विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बिना अनुवाद के विचारों का आदान-प्रदान, संस्कृतियों का आदान-प्रदान संभव नहीं है। वर्तमान में अनुवाद का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, और इसीलिए इस विषय पर विस्तार से परिचर्चा करना आवश्यक है, और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बीए का अपना कोर्स कर रहे हैं, पाठ्यक्रम जिन्हें पूरा करना है, उनके पाठ्यक्रम में अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि का ये विषय रखा गया है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए ही ये विषय उनके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम अनुवाद का स्वरूप और उसका जो आयाम है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अनुवाद के अर्थ और स्वरूप पर चर्चा करते हुए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का क्या महत्व है, अनुवाद किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है, उसके सामने किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। वास्तव में अनुवाद मानव जीवन के प्रारंभ से चली आती तमाम गतिविधियों का स्वरूप है। सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में भाषाओं का आदान-प्रदान एवं एक महत्वपूर्ण घटना रही है, और इस महत्वपूर्ण घटना में हम देखते हैं कि भाषाओं में संचित ज्ञान के आदान-प्रदान में अनुवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और विभिन्न भाषाओं में जो ज्ञान संरक्षित है, सुरक्षित है, व्यवस्थित है, उसको एक दूसरी भाषा में स्थानांतरित करने का जो कार्य है, रूपांतरित करने का जो कार्य वो अनुवाद करता है। अनुवाद का महत्व इस नाते और अधिक बढ़ जाता है। अनुवाद के स्वरूप और आयाम के अंतर्गत हम अनुवाद के अर्थ, महत्व और उसकी चुनौतियों पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। अनुवाद शब्द का जो अर्थ है या उसकी जो व्युत्पत्ति है,
उसे हम इस रूप में देखते हैं कि जो एक प्रचलित अर्थ है अनुवाद का, तो वो है कि एक भाषा को के जो पाठ है, उसे दूसरी भाषा में ले जाना ही अनुवाद कहा जाता है। सामान्य और व्यापक अर्थों में इसे हम अनुवाद कह सकते हैं। अनुवाद शब्द के अर्थ को लेकर अलग-अलग भाषाविदों के मध्य अलग-अलग विचार हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कुछ कहना अपनी ओर से। वद धातु से घ्या प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है और अ, और उसमें अनु शब्द जोड़ने से अनुवाद शब्द की निर्मिति होती है। इस प्रकार अनुवाद का जो मूल अर्थ होता है, वह होता है पुनः कथन या किसी के कहने के बाद जो कुछ कहा जाता है, वह अनुवाद होता है। इसी तरह से डॉक्टर हरिमोहन अ, भाषाविद के अनुसार उनका मानना है कि शब्दार्थ चिंतामणि नामक शब्दकोश में जो अनुवाद का अर्थ दिया गया है, उन्होंने उद्धृत किया है कि प्राप्तस्य पुनः कथेहि। पहले कहे गए को फिर से जब कहने का प्रयास होता है या कहा जाता है, तो हम उसे अनुवाद कहते हैं। ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना ही अनुवाद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुवाद के विषय में जो मत है, वो लगभग एक दूसरे से मिलता-जुलता है। इस संदर्भ में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अनुवाद के शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि अनुवादे चरणम। स्पष्ट है कि अनुवाद शब्द से जो अभिप्राय है, वह अनुकथन है या कहे हुए को फिर से कहना या दोहराना या पुनः कथन को भी हम अनुवाद कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से गुरु द्वारा कहे गए कथन को दोहराकर स्मरण करने की एक पुरानी परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान रही है। ऐसा इसलिए नहीं था कि उस समय शिक्षा की मौखिक परंपरा नहीं थी। आज के संदर्भ में अनुवाद के अंग्रेजी पर्याय के समानांतर रखकर यदि हम इस शब्द को देखें, तो इसका अर्थ होगा कि एक भाषा में कहे गए कथन को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहा जाता है। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है ट्रांसलेशन, जिससे आप लोग अवगत हैं। व्युत्पत्ति ट्रांसलेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति है, वो ट्रांसलेटिव शब्द से हुई है, जिसका सीधा अर्थ होता है पार ले जाना या किसी को इस पार से उस पार उतार देना। और ट्रांसलेशन शब्द ट्रांस और फेरे से मिलकर बना है। इस प्रकार ट्रांसलेशन शब्द का अर्थ हुआ एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना, अनुवाद कहा जाता है। तो अनुवाद के विषय में हम देखते हैं कि कमोवेश हमारे अनेक भाषाविदों का जो मूलार्थ है, वो एक रूप में ही है। सबका सीधा कहना है कि एक पाठ के ज्ञान को या उसके विचारों को दूसरी भाषा में ले जाना ही अनुवाद होता है। अब जब अनुवाद का वास्तविक अर्थ हमें ज्ञात हो जाता है, तो अनुवाद के विषय में विभिन्न चिंतकों द्वारा जो उसकी परिभाषाएँ दी गई हैं, वह ध्यातव्य है। अनुवाद के आधुनिक और उत्तर आधुनिक चिंतन की दृष्टि से यदि हम बात कर देखें, तो अनुवाद का जो आधुनिक चिंतन है, वो भाषिक गतिविधि मानता है, जिसके अंतर्गत चिंतकों के अनुवाद को एक भाषिक व्यवहार माना गया है। भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिसकी सहायता से हम दो संस्कृतियों के चिंतन को अनुदित करते हैं। अनुवाद का उत्तर आधुनिक कहें या कि उस औपनिवेशिक चिंतन अनुवाद को भाषिक से अधिक एक सांस्कृतिक व्यवहार मानता है, जिसके अंतर्गत अनुवाद क्यों किया जाता है, उसके पीछे के कारण क्या है, आदि को ध्यान में रखा जाता है। और दोनों ही स्थितियों में चूंकि अनुवाद भाषा से होकर गुजरता है, इसलिए हम यहाँ अनुवाद के दोनों प्रकारों को प्रमुख रूप से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। चिंतकों की परिभाषाओं की चर्चा करते हुए अनुवाद की जो भाषिक गतिविधि है, उसको मूलतः सभी विद्वान मानते हैं। मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को जब हम लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो उसे सीधे अर्थों में अनुवाद कहा जाता है। संदेशों की यह समतुल्यता पहले अर्थ के स्तर पर होती है और फिर उसे शैली के स्तर पर भी हम रूपांतरित करते हैं। एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री होती है,
जिसे हम दूसरी भाषा में समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा उसका अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार एक भाषा की जो पाठ्य सामग्री है, उसे जब हम एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, तो वह भी अनुवाद का ही एक रूप है। अनुवाद एक संबंध का नाम है जो 2 या 2 से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। इस प्रकार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की एक व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन है। अर्थात अगर एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के जो निकटतम समतुल्य होता है या सहज प्रतीकों का जो अर्थ होता है, उसे हम उसमें प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन प्रक्रिया है। एक भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद जहाँ 2 भाषाओं और भाषाओं के माध्यम से 2 संस्कृतियों के बीच संवाद है, वहीं उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद चिंतन में अनुवाद की जो केंद्रीय इकाई है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच अनुवाद के मूलभूत कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की जाती है। इसके जो प्रमुख चिंतक हैं, जिनका नाम उल्लेखनीय है, जिनमें सबसे पहले बोना बेकर या हरीश त्रिवेदी, लॉरेंस बेनुटी, तेजस्विनी रंजना, होमी भाभा, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक इत्यादि विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है। एक समय तक हाशिए के गतिविधि माने जाने वाले अनुवाद को मानवीय आदान प्रदान की मूल प्रक्रिया में देखा जाने लगा। आयरिश चिंतक माइकल क्रॉनिन लिखते हैं कि अनुवादक एक ऐसी यात्रा है जो एक स्रोत से दूसरे स्रोत के बीच यात्रा कर रहा है। निश्चित रूप से 21वीं सदी में केवल स्थानों ही नहीं बल्कि समय के अंतराल के बीच यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सदी है यह अनुवाद का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद को विविधता, परस्पर आदान प्रदान, संवाद, असातत्य के लिए एक जगह के रूप में देखती है। इस संदर्भ में सूसन बेसनेट अनुवाद को पुनर्लेखन के रूप में देखती है और उसके बारे में वह लिखती हैं कि अनुवाद मूल पाठ का पुनर्लेखन है। इस संदर्भ में वह आगे अपने विचारों को बढ़ाते हुए कहती हैं कि सभी पुनर्लेखन, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, एक विशेष विचारधारा और काव्यशास्त्र को द्योतित करती है और इस प्रकार किसी समाज में साहित्य के प्रभाव के खास तरीके से स्थापित करते हैं। पुनर्लेखन विशेष सत्ता द्वारा अपनाया जाने वाला हथकंडा है और अपने सकारात्मक प्रभाव में एक साहित्य और समाज के उद्भव में सहायक है। अनुवाद का इतिहास साहित्यिक नवीनीकरण का इतिहास होने के साथ साथ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति पर सत्ता केंद्रण का भी इतिहास रहा है। अनुवाद लक्ष्य भाषा के पाठक की सुविधा अनुसार विदेशी पाठ के भाषाई और सांस्कृतिक अंतर का जबरन प्रतिस्थापन है। इसी प्रकार तेजस्विनी रंजना ने अनुवाद के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि अनुवाद असमान शक्ति संबंध के लिए एक अतिरंजित रूपक है जो उपनिवेश अथवा उपनिवेशित की स्थिति को परिभाषित करता है। वहीं हम देखते हैं कि होमी भाभा की पुस्तक जो अनुवाद पर केंद्रित है, द लोकेशन ऑफ कल्चर में वो लिखते हैं कि अनुवाद की पूरी गतिविधि को औपनिवेशिक ढांचे से मुक्त करके उसके मायनों की ओर संकेत कर सकते हैं। अनुवाद का काम कभी किसी एक भाषा अथवा संस्कृति की दूसरी भाषा अथवा संस्कृति पर जीत स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मिश्रित संस्कृति को जन्म देता है जहां 2 संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। इस प्रकार यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि समय के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अनुवाद के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आया है। यद्यपि हम इस आगे अनुवाद की जो भाषिक स्वरूप है उसकी, उस पर प्रकाश डालना या उस पर विमर्श करना अति आवश्यक है। वर्तमान में हम देखें कि बिना अनुवाद के एक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अनुवाद की महती भूमिका है।
और हम हिंदीतर भाषाओं की तमाम पुस्तकों का ज्ञान विद्यार्थी हमारे आसानी से अनुवाद के माध्यम से कर सकते हैं। फ़िल्मों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अनुवाद की अत्यधिक आवश्यकता है कि दक्षिण भारतीय तमाम फ़िल्मों का हॉली या हॉलीवुड की फ़िल्मों का जिसमें हिंदी में उसका अनुवाद होता है, अब आसानी से जो हिंदीतर भाषा के या हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, वो वहाँ से ज्ञान या उनका मनोरंजन उनके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से मीडिया में, समाचार पत्रों में, उपन्यासों में, साहित्य में, बैंक में, विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरी भाषा के ज्ञान को अपनी भाषा में प्राप्त कर पाते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि जहाँ विचारों की एक तरह से क्रांति है, कोई भी घटना घटती नहीं, उसके पहले ही वह सूचना पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसमें भी अनुवाद अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है। अनुवाद का जो स्वरूप है, वो निश्चित रूप से बहुत बृहद है और अगर हम अनुवाद के इसके विस्तृत संदर्भों को देखें, तो व्यापक और सीमित संदर्भों में यदि हम उसके स्वरूप पर विचार करें, तो व्यापक अर्थ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखा गया है। यानी अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। वहीं सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण की प्रक्रिया है। अनुवाद का जो व्यापक संदर्भ है, वह प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रखने की बात उसमें कही जाती है। प्रतीक विज्ञान पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। प्रतीक विज्ञान की जो मूलभूत इकाई है, वह प्रतीक है। पियर्स के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु होती है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, उसे हम प्रतीक के रूप में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम मेज पर विचार करते हैं, तो मेज शब्द स्वयं मेज ना होकर एक प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया है। तो यहाँ पर जो मेज है, वो कोई वस्तु ना होकर के एक प्रतीक रूप में उपयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है और उसे हम प्रतीक रूप में देखते हैं। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकबसन ने भाषिक पाठ के अंतरण को 3 आधारों पर देखने का प्रयास किया है, जिनमें उन्होंने पहला आधार बताया है अंतःभाषिक अनुवाद, इंट्रा लिंग्वल ट्रांसलेशन और दूसरा उन्होंने अंतर्भाषिक अनुवाद बताया है, इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन और तीसरा उन्होंने अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद बताया है, इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन। अंतःभाषिक अनुवाद से हमारा आशय है एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को जब हम उस भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। इस अनुवाद की बहुत महत्ता है क्योंकि किसी दूसरी भाषा के जो प्रतीक व्यवस्था है, उसको हम जब दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में ले जाते हैं, तो एक दुरूह कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। इसे अ, अन्वयान्तर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएँ एक ही भाषा से संबंधित होती हैं। संस्कृत में लिखी गई कई टीकाएँ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ जटिल संस्कृत में लिखे गए काव्य को सरल टीकाओं में व्यक्त किया गया है। वहीं अंतर्भाषिक अनुवाद हम उसे कहते हैं कि एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। इसे भाषिक इसे भाषांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंतःभाषिक अनुवाद से अलग या 2 भाषाओं के अंतरण की एक प्रक्रिया होती है। इस अनुवाद प्रक्रिया में या प्रकार में अनुवाद के लिए 2 भाषाओं का ज्ञान होना एक अनुवादक के लिए आवश्यक है। जब तक किसी अनुवादक को दोनों भाषाओं पर बराबर का अधिकार नहीं होगा, तब तक वो अच्छा अनुवाद उन कृतियों का नहीं कर सकता है। इसीलिए अनुवाद एक प्रकार से किसी का अधिक विद्वान होना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुवाद एक कला है, जिसमें अधिकाधिक अनुवादक को अभ्यास से गुज़रना पड़ता है और स्रोत भाषा से लेकर के लक्ष्य भाषा तक उसका बराबर का अधिकार हो और जो मूल पाठ हो, वहाँ जिस संदर्भ में वो कृति लिखी गई हो,
जिस परिवेश में लिखी गई हो, वहाँ का जो समूचा सांस्कृतिक परिवेश है, वातावरण है या तत्व है, उससे अनुवादक को परिचित होना पड़ता है। बिना सांस्कृतिक संदर्भों को समझे बिना कोई अनुवाद व्यवस्थित तरीके का या अच्छा अनुवाद या सटीक अनुवाद नहीं हो सकता है। इसलिए अनुवादक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो जिस स्रोत भाषा के विचार को वो लक्ष्य भाषा में रूपांतरित कर रहा है, अनुवाद कर रहा है, अ, दोनों भाषाओं पर उसका समान का अधिकार हो। अ, यह तभी संभव हो पाता है जब दोनों भाषाओं पर उसका समान अधिकार होगा, तभी एक अच्छे अनुवाद की हम उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर ट्रांसलेशन कहा जाता है। वर्तमान समय में अंतर्भाषिक अनुवाद के की बहुत मांग है। विश्व भर में सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य के प्रसार का जो मूल आधार है, वह अंतर्भाषिक अनुवाद है। चूँकि इसमें दोनों भाषाओं की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब हम तीसरे अनुवाद की श्रेणी की बात करें, जो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। प्रतीकात्मक अनुवाद में जहाँ अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक अनुवाद में प्रतीक का भाषिक इकाई होना अनिवार्य है, वहीं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक यानी लक्ष्य पाठ भाषिक न होकर भाषेतर होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो इसमें भाषिक पाठ का अनुवाद भाषिक इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास या कहानी या फ़िल्म अथवा धारावाहिक नाटक में जब रूपांतरण होता है, यहाँ अंतरण भाषिक न होकर रूपगत होता है। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हुए, मुंशी प्रेमचंद जी या शेक्सपियर, रस्किन बॉन्ड इत्यादि प्रसिद्ध रचनाकारों की जो रचनाएँ हैं, उनको जब हम फ़िल्म में रूपांतरित करते हैं, तो वो एक अलग तरह का कार्य हो जाता है। वह केवल एक अनुवाद नहीं रहता है, बल्कि एक विधा का भी उसमें परिवर्तन होता है। तो एक अनुवादक को ये भी देखना पड़ता है, जब वो एक विधा से दूसरी विधा में उसको अनुवाद करते हुए ले जाता है, तो एक सरल अनुवाद की प्रक्रिया नहीं होती है। उसे लक्ष्य रूप में जिसको वो अनुवादित कर रहा होता है, उसका भी उसको ज्ञान उसी रूप में हो, तभी वो एक अच्छा अनुवाद उसके लिए संभव हो पाएगा। प्रसिद्ध कविता का गीत में और गीत या कविता का विज्ञापन के रूप में रूपांतरण भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद का उदाहरण है। तो अंतर प्रतीकात्मक जो अनुवाद है, वह सामान्य अनुवाद से बहुत भिन्न होता है। जब हम एक कविता के अनुवाद को या किसी कहानी या उपन्यास के अनुवाद को हम एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हों, हम एक फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हों या हम उसका एक रेडियो रूपांतरण कर रहे हों, तो ऐसे में एक अनुवादक के सामने एक अलग तरह की चुनौती आ जाती है कि कैसे वो केवल उस टेक्स्ट का, उस पाठ का अनुवाद ना कर रहा होगा, बल्कि उसके उस पूरे फ़ॉर्मेट को भी उसे बदलना होगा और उसको ध्यान में रखना होगा कि जो मूल पाठ है, उसका जो मूल भाव है, जो मूल संवेदना है, वो कहीं से भी मरने ना पाए। उसकी संवेदना उसी रूप में विद्यमान रहे पाठक, ताकि उसको उसी रूप में उस कृति के मूल विचार को ग्रहण कर सके। यह भी अनुवादक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और इसका समाधान खोजने के लिए उसको बहुत सतर्क होना पड़ता है। अनुवाद का जो सीमित संदर्भ है, यदि हम उस पर बात करें, तो अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद को केवल एक भाषिक क्रिया मानता है। जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाना ही उसका एक सामान्य सा लक्ष्य होता है। जब अनुवादक के सामने यदि हम उसके सीमित अर्थों की बात करें, तो वह पाठधर्मी अनुवाद के रूप में हम देखते हैं, इसके 2 आयाम मिलते हैं, एक पाठधर्मी अनुवाद और दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। पाठधर्मी अनुवाद से हमारा आशय है कि अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि हो। ऐसे अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ के प्रति पूरी ईमानदारी बरते। अनुवाद करते समय मूल की जो आत्मा है, जो मूल विचार है उस कृति का, वह किसी भी स्थिति में मरने न पाए। उसको सतत बचाने का या उसी रूप में रूपांतरित करने का एक अनुवादक अनवरत प्रयत्न करता है। अनुवादक को यहाँ अनुवाद प्रक्रिया में छूट लेने की भी सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर अनुवादक को उसे बंध करके
अनुवाद करना पड़ता है, यानी कि जो मूल पाठ है, उससे अलग जा कर के वह अनुवाद नहीं कर सकता है। तो अनुवादक को यहाँ अनुवाद प्रक्रिया में लेने की कोशिश नहीं करनी होती है। यदि वह इसका प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं से जो मूल पाठ है, वो प्रभावित होगा और मूल पाठ के लेखक का जो मूल चिंतक या लक्ष्य होगा अपनी कृति को लेकर के, वह उससे प्रभावित होगा। तो ऐसे में एक अनुवादक को इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यथासंभव लक्ष्य भाषा में पाठ लाने का प्रयास करना पड़ता है और कार्यालयी विधि तथा किसी भी प्रकार के ज्ञानात्मक साहित्य के लिए पाठधर्मी अनुवाद बेहतर विकल्प माना जाता है। चाहे वह बेहतर या ज्ञानवर्धक साहित्य का अनुवाद कर रहा हो अनुवादक या विधि से संबंधित किसी रचना का अनुवाद कर रहा हो या ऑफिशियल अर्थात कार्यालयी क्षेत्र में प्रयोग की जा रही किसी सामग्री का अनुवाद कर रहा हो, ऐसे में पाठधर्मी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर एक अनुवादक को जो स्रोत भाषा है, जो मूल पाठ है, उसको ध्यान में रख कर के उसी के अनुरूप ही उसे अनुवाद करना पड़ता है। वहीं पर हम देखते हैं कि इसके ठीक विपरीत जो प्रभावधर्मी अनुवाद है, वह पाठधर्मी अनुवाद से पूर्णतया भिन्न होता है। इसमें पाठ के प्रभाव को केंद्र में रखा जाता है। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठक या समाज पर भी वैसा ही असर पड़े, इसके लिए आवश्यक है उसे लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाए। तो यहाँ अनुवादक के लिए एक एक भिन्न प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ अनुवादक को इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ता है कि जिस पाठ का अनुवाद वह कर रहा है, वो तो आवश्यक है कि उसकी जो मूल संवेदना है, वो उसी रूप में रहे। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात उसके लिए ये हो जाती है कि लक्ष्य भाषा के रूप में वो जिस कृति का अनुवाद कर रहा हो, उसका जो पाठक है, उस पर उस कृति का प्रभाव पड़ सके। यदि वह पाठ भाषा के कभी-कभी मूल रूप को बनाए रखने में सारा ध्यान यदि केंद्रित कर लेता है, तो जो लक्ष्य अ, में जिस अन्य भाषा में वो अनुवाद कर रहा होता है, जो उसका पाठक विशेष है, हो सकता है कि उसको वो ज्यों का त्यों ग्रहण करने में समर्थ ना हो या उसको उस रूप में यदि उसके सामने उस साहित्य को रखा जाएगा, तो शायद वो उसे अ, रुचि के साथ पढ़ने में बहुत सुविधा ना कर सके। इसलिए अनुवादक को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस लक्ष्य भाषा में वह अनुवाद कर रहा है, उसका जो पाठक वर्ग है, क्या उसे उसी रूप में वो समझ पाएगा या उसकी उस कृति को कितनी चाव से वो ग्रहण करेगा। तो इसलिए अनुवादक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस लक्ष्य भाषा के पाठक को ध्यान में रख कर के ही उसे अनुवाद कई बार करना पड़ता है। और यह तभी संभव है जब अनुवादक अनुवाद करते समय उसमें यथासंभव छूट ले। यानी कि जो प्रभावधर्मी अनुवाद है, उसमें अनुवादक अपनी आवश्यकता अनुसार छूट ले लेता है। उसमें कुछ बातें अपनी तरफ से यदि नहीं भी जोड़ता है, तो कहीं न कहीं से वो उसकी जो शैली है, उसके जो प्रस्तुत करने का तरीका है या उसका जो अ एक तरह से संप्रेषण का भाव है, वो उसमें परिवर्तन ले आता है, ताकि उसका जो पाठक है, वो उसे आसानी से समझ सके। इसके लिए अनुवादक का दोनों संस्कृतियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है और उसकी बेहतर समझ की अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है। साहित्य के अनुवाद में विशेषतः कविता के अनुवाद में प्रभावधर्मी अ, अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कविता के अनुवाद में यदि हम कविता को उसका शाब्दिक अनुवाद कर देते हैं या मूल पाठ को ही ध्यान में रख कर के अनुवाद पर केंद्रित रहते हैं, तो संभव है कि कविता का जो मूलार्थ है, वो पाठक तक ना पहुँच सके। क्योंकि अनुवाद केवल शब्दों का नहीं होता है, सिर्फ़ विचारों का नहीं होता है, संस्कृतियों का भी होता है और संस्कृतियों के अनुवाद में कई-कई बार हमें जो लक्ष्य भाषा है, उसके पाठक को भी ध्यान में रख कर के हमें अनुवाद में थोड़ी छूट लेनी पड़ती है। इसलिए अनुवादक अनुवाद करते समय इस बात का बहुत ध्यान देता है कि वह अ, लक्ष्य भाषा के रूप में जिस कृति का अनुवाद कर रहा है श्रुत भाषा से, क्या उसका पाठक उसके लिए तैयार है? और
उसकी मनःस्थिति को समझते हुए ही एक अनुवादक अपने अनुवाद के रूप को अंतिम रूप देता है। आगे अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर हम बात करेंगे और इस प्रकार से उसके हम समझ सकेंगे कि अनुवाद का वास्तव में वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, उसका उसका महत्व क्या है और अनुवाद किस रूप में हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण की भूमिका में दिखाई देता है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से हम देखते हैं कि अनुवाद का कार्य होता आया है। मनुष्य के मन में उठी हुई विचारों की भाषा में प्रस्तुति एक तरह से अनुवाद ही है। व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो भावों का जो संप्रेषण है, वह अनुवाद है और इस संप्रेषण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अनुवाद की इकाई अंतर्भाषिक अनुवाद को यदि माना जाए, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि हम सभी इस बात को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका होती है। विशेष तौर पर भूमंडलीकरण के इस युग में विश्व की जो कल्पना है, अनुवाद के बिना शायद संभव नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली कोई भी घटना या कोई भी जो नवाचार की जानकारी है या नवीन ज्ञान का स्रोत है, वह पूरी तरह से विश्व के लिए अपेक्षित है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की जाती है। महत्व की दृष्टि से कुछ एक क्षेत्रों की चर्चा के उदाहरण के तौर पर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान का युग बिना अनुवाद के संभव नहीं है। आज बाजार का युग है, हम सभी जानते हैं और एक देश को अपनी तमाम सामग्री बेचने के लिए उसको दूसरे के साथ आदान-प्रदान करना पड़ता है। विश्व साहित्य साहित्य को विश्व फलक पर ले आने के लिए और या तमाम तरह के विश्व परिदृश्य में मिलने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा कई बार देखा जाता है साहित्य में भी कि मूल कृति पर उसको कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिल पाता है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अनूदित कृति को ही बड़े-बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति पर उनकी मूल भाषा में गीतांजलि जिस भाषा में लिखी गई थी उस पर ना मिल करके जब उसका उन्होंने अनुवाद अंग्रेजी में किया था, तो उस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसी प्रकार से बंगला साहित्य बहुत समृद्धशाली साहित्य रहा है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, वो बंगला साहित्य के अनूदित साहित्य के रूप में उसका बृहद अध्ययन करते आए हैं। कहीं न कहीं इसमें हमारा जो साहित्य है, हमारा जो चिंतन है, हमारे जो ज्ञान की परंपरा है, वो बहुत समृद्ध होती है। अनुवाद के माध्यम से हम संसार भर के साहित्य का अध्ययन कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि किस युग में कहाँ पर क्या लिखा जा रहा है और हमारे साहित्य में क्या कुछ अछूता रह गया है। हम अनुवाद के माध्यम से उन कृतियों का अध्ययन करते हैं और कहीं न कहीं उन विचारों को, उन शैलियों को और कहन के उस तरीके को अपने साहित्य में ले आने का प्रयास करते हैं। तो अनुवाद केवल एक पारंपरिक तरीके से किसी कृति का दूसरी कृति में अनुवाद कर देना ही नहीं होता है, अपितु अनुवाद का जो कार्य है, बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। एक अनुवादक का जो कार्य है, वो अत्यधिक ज़िम्मेदारी और नैतिकता का कार्य है। एक अनुवादक के लिए केवल पैसे कमाने के लिए, धनार्जन के लिए अनुवाद करना उसका पेशा नहीं है, अपितु उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि जो पाठक है, वो अनूदित किसी कृति को यदि पढ़ रहा होता है, तो उसे इस बात का ध्यान नहीं होता है कि ये कृति अनुवाद की हुई है, अपितु उस कृति में जिसको वो पढ़ रहा होता है, उसमें जो लिखा होता है, जो विचार उसमें निहित होते हैं, वो उसे ग्रहण करता है और उसको ज्यों का त्यों अपनाने का प्रयास करता है। ऐसे में स्वाभाविक तरीके से हम देखते हैं कि एक अनूदित कृति कहीं न कहीं से वो एक मौलिक कृति के रूप में कई-कई बार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, क्योंकि एक पाठक के लिए वो एक कृति ही होती है। वो अनूदित या मौलिक कृति से ऊपर उठ करके उसको एक विचार पुंज के रूप में देखता है और उसके विचारों को ग्रहण करने का या जो कुछ उसमें बहुत रचनात्मक और मौलिक लगता है, उसे स्वीकार करता चलता है। इसलिए एक अनुवादक
केवल कृति का एक अनुवाद नहीं करता है, बल्कि वो रिक्रिएशन करता है। एक नई कृति, एक नई रचना की सर्जना करता है। एक पूरी संस्कृति को दूसरी संस्कृति में रूपांतरित करता है। तो इस प्रकार से जो अनुवाद है, उसका जो महत्व है, निर्विवाद रूप से बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि अ, शिक्षा और अनुवाद के शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की जो भूमिका है, वो अतिशय महत्वपूर्ण है। विश्व भर में उपलब्ध जो ज्ञान है और शोधार्थियों के लिए शिक्षार्थियों तक पहुँचाने का जो स्रोत है, वो अनुवाद है। अनुवाद के माध्यम से ही विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी या विश्व की अनेक भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। इन भाषाओं के ज्ञान से बच्चे न केवल ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं, अपितु वे व्यापक रूप पर विश्व नागरिक भी बन रहे होते हैं। उनके लिए शिक्षा केवल उनके क्षेत्र अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं होती है, अपितु वे ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुभवों से परिचित होते हैं। साथ ही वे बेहद कम आयु में कई भाषाओं के बीच संवाद को न केवल समझ पाते हैं, अपितु उनका अनुवाद भी करने में समर्थ होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी एक विद्यार्थी के लिए, एक छात्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो संसार में जितनी भी भाषाएँ विद्यमान हैं उनको वो सीख सके और उनमें अधिकांश भाषाओं को वो सीख लेता है, कुछ प्रचलित भाषाओं को सीख लेता है, लेकिन वो एक सीमित दायरे में रह कर के उसका अध्ययन कर सकता है। ऐसे में जो अनुवाद है, बिना समय को ज़ाया किए, कम समय में और बिना अधिक प्रयास में भाषा सीखने के लिए वो अपनी भाषा के माध्यम से ही संसार भर की विभिन्न भाषाओं का अध्ययन प्राप्त कर लेता है और इसका एकमात्र आधार है अनुवाद। ऐसे में अनुवाद की ज़िम्मेदारी या अनुवाद की महत्ता अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जो अनुवाद है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ दशकों में प पर्यटक पर्यटन एक बड़े व्यवसाय के रूप में विश्व भर में उभरा है। दुनिया भर से जिज्ञासु लोग विभिन्न देशों में उनकी संस्कृतियों को जानने के लिए भ्रमण करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इस हलचल के चलते अनुवाद का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विभिन्न पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में उपलब्ध होती है। सूचना पट्ट के माध्यम से ब्रोशर्स, पैम्फलेट, मार्गदर्शिका दर्शिका पुस्तिका के रूप में वहाँ उपलब्ध रहती है। विभिन्न भाषाओं अ, में उनका अनुवाद हमें प्राप्त हो जाता है आसानी से, जिसकी सहायता से विभिन्न भाषा-भाषी पर्यटक अपनी मूल भाषा अथवा अंग्रेज़ी में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत में ही पर्यटन का व्यापार हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं, जहाँ पर पर्यटक अ, लगातार वर्ष भर आते हैं और वहाँ पर उन्हें आसानी से मार्गदर्शक या गाइड उपलब्ध होता है, जो उनकी भाषाओं में अपनी भाषाओं को अ, अनूदित करते हुए अपने विचारों को रखता है, उन्हें समझाता है, उनकी रुचि अ, उससे बढ़ती है, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उस स्थान विशेष को समझने के लिए और एक अनुवादक उस समय एक तरह से अपने अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र के सामने कहीं न कहीं से प्रस्तुत कर रहा होता है। तो ये अनुवादक केवल एक पेशा नहीं है, अनुवादक केवल एक कृति का दूसरी कृति में अनुवाद कर देना भर नहीं है, बल्कि अपने अपने महत्व को बताने का एक बेहतर तरीका है, अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम है और दूसरे से जुड़ने जुड़ने का भी एक माध्यम है। जैसा कि हम खेल विभिन्न देश एक-दूसरे के साथ खेल खेल के रूप में सम्मिलित होते हैं, तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, उसी तरह से विचारों के आदान-प्रदान से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, उनकी संस्कृतियों से हम परिचित होते हैं, उनकी संस्कृतियों में जो हमें कुछ अच्छा दिखता है, जो कुछ हमें बेहतर दिखता है, हम उसे अपनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से आदान-प्रदान के माध्यम से हम एक-दूसरे के काफ़ी निकट पहुँचते हैं। कहीं न कहीं हमें लगता है कि अमुक चीज़ हमारी संस्कृति में भी है, इनमें भी है। कभी-कभी हम उनके बराबर बराबर रूप में कई सारी बातों को देखते हैं कि एकरूपता लिए हुए होती हैं। कई बातें जो बहुत अलग तरीके की होती हैं और उस अलग के चलते भी एक उसमें भिन्न तरह का लावण्य होता है कि ये तो हमारे यहाँ नहीं है, ये इनकी संस्कृति में एक बेहतर चीज़ है,
जिसे कहीं न कहीं हम ले सकते हैं। तो इस तरह से अनुवाद एक देश को दूसरे देश के निकट भी ले आता है, उसका भी माध्यम बनता है, एक संस्कृति को समझने का भी आधार बनता है, एक व्यक्ति से का दूसरे व्यक्ति के निकट लाने का भी माध्यम बनता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अनुवाद की महती भूमिका है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की जो राजभाषा है, उनके क्षेत्र की प्रमुख भाषा प्रमुख भाषाएँ भिन्न हैं। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि जब तक किसी सभी क्षेत्र में हिंदी लागू नहीं हो जाती है, तब तक अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में उपयोग की जाती रहेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषा की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। इसी के परिणाम स्वरूप कानून, नियम, आदेश आदि मूलतः अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और हिंदी की अनिवार्यता के चलते उनका हिंदी अनुवाद भी अनिवार्य किया गया है। किंतु यह भी सत्य है कि हिंदी की अनिवार्यता के चलते विभिन्न विभागों, अनुभागों, मंत्रालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में अनुवादकों की जो माँग है, वो लगातार बढ़ती रही है। बड़ी संख्या में वर्ष भर अनुवादकों की अन्यान्य पदों पर भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय की तमाम संस्थाएँ हों, वहाँ कहीं न कहीं, किन्हीं न किन्हीं रूपों में एक अनुवादक की आवश्यकता होती है और वो अनुवादक केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का नहीं, वो अनुवादक हिंदीतर भाषाओं का भी हो सकता है। वो अनुवादक विदेशी भाषाओं का भी हो सकता है, क्योंकि एक भाषा तो मूलतः सबको आती ही है और एक भाषा के साथ-साथ जो उसकी क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं, जो उसके आस-पास बोली जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा होती है, तो लगभग 1 से 2 भाषाएँ तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को, हर दूसरे व्यक्ति को आती है। लेकिन एक अनुवादक 2-3 से 5 भाषाओं तक, 6 भाषाओं तक जितना उसकी क्षमता हो, उसकी रुचि हो, वो उसमें इज़ाफ़ा कर सकता है और अपने अनुवाद के ज्ञान को और बढ़ा सकता है। तो इसलिए अ, हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी, कार्यालयों में भी या क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत महत्ता है, बहुत आवश्यकता है। इसी तरह जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की महती भूमिका होती है। अनुवाद अ, अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद के संदर्भ में हम जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की भूमिका पर यदि विचार करें, तो पाते हैं कि जनसंचार का लगभग पूरा व्यवसाय एक तरह से अनुवाद पर केंद्रित है। हर समाचार चैनल को 24 घंटे के अंदर या तत्काल में ये माँग की जाती है, समाचार प्रकाशन के चलते एक व्यापक स्तर पर अनुवाद के कार्य की आवश्यकता होती है और उन्हें अनुवादकों की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। पत्रकारिता मुख्यधारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक समाचार पत्रों और जानकारियों की माँग के चलते जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद और अनुवादकों की अनवरत माँग बढ़ती जा रही है। दुनिया भर से आ रही सूचनाओं को देश के गांव, शहर, कस्बे तक पहुंचाने का जो कार्य है, वो मीडिया के माध्यम से होता है और मीडिया के क्षेत्र में इसीलिए अपार संभावनाएं अनुवाद के माध्यम से हमें देखी जाती हैं। मीडिया के अतिरिक्त हम देखते हैं कि विज्ञापन हुआ, कार्टून उद्योग हुआ, फ़िल्म डबिंग, सब टाइटलिंग, वॉइस ओवर इत्यादि क्षेत्रों में भी लिखित रूप से लेकर मौखिक अनुवाद और आशु अनुवाद आदि के लिए काफ़ी माँग है। आज जनसंचार माध्यम सर्वाधिक माँग में है। जनसंचार का एक तरह से आज युग है और गीत से लेकर विज्ञापन तक, फ़िल्म से लेकर समाचार पत्र तक, सभी क्षेत्रों में अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए, बाज़ार के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुवाद की सक्रिय भूमिका रही है। और इन माध्यमों में हम देखते हैं एक समाचार चैनल, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का चैनल हो या क्षेत्रीय भाषाओं का चैनल हो, उसमें समाचार को अ, कैप्शन के रूप में हम डिस्प्ले होते हुए देखते हैं कि कोई घटना कहीं भी घटती है, तो तुरंत वो हमारी टीवी की स्क्रीन पर आ जाती है और जहाँ पर भी उसका प्रसारण हो रहा था, उस भाषा में उसका रूपांतरण होकर हमारे सामने आ जाता है। यह इस रूप में तभी संभव हो पाता है इतनी तीव्र गति से, जब अनुवाद की सुविधा वर्तमान में हमारे पास है। साहित्य और अनुवाद की यदि हम बात करें, तो
तो साहित्य का मूल उद्देश्य मनुष्य को हृदयवान बनाना है या एक बेहतर मनुष्य का निर्माण करना ही साहित्य का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में यदि विश्व साहित्य को भी हम शामिल कर लेते हैं, तो विपुल साहित्य के अध्ययन से एक विश्व संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय साहित्य के साथ-साथ फ्रांसीसी साहित्य, रूसी साहित्य का अध्ययन भी विशेष महत्व रखता था। विश्व साहित्य पढ़कर हमने जाना कि दमनकारी शक्तियों से किस प्रकार हम संघर्ष करके स्वतंत्रता पा सकते हैं। उनके संघर्ष में अपने अनुभवों को मिलाकर एक नए साहित्य का उद्भव, उसके परिणामस्वरूप न केवल व्यापक जागरूकता का उदय हुआ, अपितु साहित्य में भी विकास देखा गया। नाटक, उपन्यास के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्यों से लेकर महान कृतियों के आधार पर बनी फिल्मों का इसमें विशेष योगदान रहा है। तमिल, बंगला, मलयालम, पंजाबी इत्यादि भाषाओं में तथा भाषाओं के लिए उत्कृष्ट साहित्य ने विभिन्न भाषी समाजों को लाभान्वित किया है। विश्व साहित्य और तुलनात्मक साहित्य के माध्यम से हम किसी समाज की सोच की जो निर्माण पद्धति है, उसको बेहतर समझ पाते हैं और अपने समाज को सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए तत्पर स्वयं को कर पाते हैं। विभिन्न भाषाओं के साहित्य को पाठ्यक्रम में लगाने से लेकर छात्रों का दायरा भी विकसित करने तक में अनुवाद की भूमिका होती है। निसंदेह इन सब के पीछे अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। साहित्य ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से एक विपुल ज्ञान को प्राप्त कर पाता है विद्यार्थी हो, चाहे शोधार्थी हो, चाहे लेखक हो, तो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। तो साहित्य का अनुवाद बहुत महत्व रखता है। हम विश्व की तमाम महत्वपूर्ण कृतियों का रसास्वादन तभी कर पाते हैं जब वर्तमान में अनुवाद की व्यवस्था हमारे पास है। हम फ्रांस की कोई पुस्तक हो, उसे आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि चाहे वो हिंदी साहित्य ही हो, और हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया, वो भी फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। गार्सा दा तासी ने सर्वप्रथम इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1837 और 47 के मध्य 2 भागों में लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में एक फ्रांसीसी लेखक हमारे सामने आता है, और ये तभी संभव हो पाया होगा जब गार्सा दा तासी जी को एक अच्छी हिंदी आ रही होगी। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को ठीक से समझा होगा, यहाँ के लोगों के विचारों को, उनके आचरण को, उनके खान-पान, रहन-सहन इत्यादि को बेहतरी के साथ समझा होगा। यह तभी संभव था जब उन्हें हिंदी का ज्ञान रहा होगा, और अपनी फ्रांसीसी भाषा तो उन्हें आती ही आती थी, और यही कारण है कि उसको फिर आगे चल कर के फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखे गए उनके हिंदी साहित्य के इस इतिहास को हम आगे अनूदित रूप में पढ़ते हैं, और फिर पाते हैं कि एक फ्रांस का व्यक्ति कितनी रुचि रखता था जो हिंदी में इस तरह के साहित्य को लिख सका। तो हम बहुत पुराने समय से साहित्यिक अनुवादों के माध्यम से ज्ञान का संचार होता रहा है, शोधार्थियों के लिए ज्ञान का आधार बनता रहा है, और विश्व के विभिन्न साहित्यों में शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी वो एक अच्छा आधार रहा है। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो अनुवाद की महती भूमिका होती है। सूचना प्रौद्योगिकी में आई जो क्रांति है, वो पूरे विश्व को सूचनाओं से भर दिया है। विभिन्न गैजेट्स के माध्यम से हम हर समय सूचनाओं से लबरेज रहते हैं। सूचनाएं हमारे पास अत्यधिक रहती हैं। आज पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान आसानी से संभव हो पाता है। फलतः वैश्विक स्तर पर व्यापार हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो, व्यवसाय हो, चिकित्सा हो, विभिन्न क्षेत्रों में नित्य नए शोध और ज्ञान के आयाम हमारे जुड़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है, और जहां बड़ी ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से हम केवल सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं करते हैं, अपितु नए आयाम भी हमारे सामने खुलते जाते हैं। विश्व में कितनी भाषिक विविधता के बावजूद आज
उतना कठिनाई नहीं रह गई है, जिसके मूल में निश्चित रूप से अनुवाद है। हर देश की भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का रहन-सहन अलग है। इसके बावजूद भी अनुवाद के माध्यम से हम उनकी संस्कृति को बेहतर समझ सकते हैं, उनके रहन-सहन को समझ पाते हैं, उनके उनके विचारों को जान पाते हैं और शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए कुछ हम देखते हैं कि अनुवाद अ, आसानी से उन्हें उपलब्ध होने के नाते उनके शोध में भी बहुत आसानी आ जाती है। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता और उसके महत्व को हम रेखांकित कर सकते हैं और इसी प्रकार ये तो बात हो गई अनुवाद के महत्व की। अनुवाद के महत्व पर बात करना इसलिए लाज़मी था कि वर्तमान का जो युग है, वो अनुवाद का युग है। बिना अनुवाद के हम इस बात की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, वहाँ वहाँ की घटनाओं को हम ज्यों का त्यों जान सकते हों और अपने परिप्रेक्ष्य में उस पर चिंतन-मनन कर सकते हों। पर अनुवाद की इस महत्ता को देखते हुए बहुत सारी बातें हैं जो एक अनुवादक के लिए चुनौती का कार्य करती हैं। अनुवादक के सामने कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। जब तक एक अनुवादक उन चुनौतियों का समाधान नहीं खोज पाता है, तब तक वो किसी भी श्रुत भाषा का लक्ष्य भाषा में सही से अनुवाद नहीं कर सकता। इसलिए अनुवादक की क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों का समाधान एक अनुवादक कैसे खोजता है, इस पर विचार करना भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद जैसा कि विदित है, 2 भाषाओं और 2 संस्कृतियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। एक अनुवादक न केवल एक कृति का अनुवाद करता है, बल्कि वो एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी आगे बढ़ाता है। एक दूर देश के व्यक्ति को अपने निकट ले आता है। एक एक सांस्कृतिक परिवेश को दूसरे सांस्कृतिक परिवेश में रूपांतरित करता है। तो यह कार्य इतना आसान नहीं होता है, 2 संस्कृतियों के बीच संवाद का यह कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही निश्चित रूप से चुनौती भरा भी होता है। अनुवाद के संदर्भ में प्रायः कहा भी जाता है कि अनुवाद कार्य लगभग एक असंभव की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वह एक रिक्रिएशन होता है। वह केवल किसी कृति का अनुवाद नहीं कर रहा होता, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा होता है, अपितु वो रिक्रिएशन करता है और जब कोई नई सर्जना करनी होती है, कोई नया सृजनात्मक रूप से अवदान करना होता है, तो एक कठिन चुनौती होती है और यह चुनौती एक अनुवादक के सामने भी होती है। अनुवाद के संदर्भ में सृजनात्मक साहित्य और उसमें भी कविता का अनुवाद तो प्रायः बहुत ही मुश्किल का कार्य माना जाता है, क्योंकि कविता के अनुवाद में शब्द जो कहते हैं, शब्द तक उसका अर्थ सीमित नहीं रहता है। उसका जो उसमें जो अंतर्निहित अर्थ होता है, जो उसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है, उस तक पहुँचना एक पाठक के लिए पहली ज़रूरत होती है और अनुवाद में अक्सर हम देखते हैं कि एक अनुवादक को कविता का अनुवाद करते समय जो उसका अंतर्निहित अर्थ होता है, क्योंकि अंतर्निहित अर्थ अ, उस परिवेश में निहित जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो सांस्कृतिक तमाम तरह का चिंतन और विचार है, वो कहीं न कहीं उसका अंतर्निहित अर्थ होता है और उस अंतर्निहित अर्थ को अनुवादक कैसे अपनी अ, जो लक्ष्य भाषा है जिसमें वो अनुवाद कर रहा होता है, उसमें रूपांतरित कर सके, ये एक मुश्किल का कार्य होता है उसके लिए और यहाँ पर उस अनुवादक के लिए उसका अनुभव, उसका उसका ज्ञान कार्य कर सकता है, काम में आ सकता है और जब तक वो दोनों संस्कृतियों से बहुत गहराई से नहीं जुड़ा होगा, उसके ज्ञान से परिचित नहीं होगा, तब तक वह उस रूप में उसका अनुवाद नहीं कर सकता है। असंभव कार्य को अनुवादक अपनी समझ, निष्ठा और प्रतिभा से संभव कर पाता है और यह संभव करते हुए वह उस कृति का अनुवाद करता है। प्रत्येक पाठ की जो प्रकृति होती है या उसकी भाषा, पाठ की संस्कृति, कथ्य और शैली सभी के प्रति संवेदनशील होकर के ही हम बेहतर अनुवाद कर पाते हैं। एक अनुवादक किसी कृति का उत्कृष्ट अनुवाद कर पाता है, जब वह उस संवेदना से उसी स्तर पर उतर कर महसूस कर लेता है, तो वह उसका एक अच्छा अनुवाद कर लेता है। मुझे तो कई-कई बार व्यक्तिगत रूप में ये लगता है कि मौलिक रचना करना उतना कठिन नहीं है क्योंकि वह तो हमारी भावनाओं का निःसृत स्थिति होती है, स्वयं से प्रस्फुटित हमारे भाव और विचार होते हैं। लेकिन एक अनुवादक के लिए उसे अपने भीतर कहीं न कहीं से सृजित करना पड़ता है, एक प्रयास करके,
एक अपने भीतर उस तरह की संवेदना अ, उत्पन्न करके तब कहीं जाकर के वह उस कृति का उस रूप में अनुवाद कर पाता है। इसलिए एक अनुवादक के लिए मौलिक रचना से कहीं ज़्यादा कठिन कार्य होता है एक कृति का अनुवाद करना। सही-सही अनुवाद होना एक बहुत बड़ी कला होती है और एक अनुवादक इस कला में निपुण होता है, तभी वह एक कृति का एक उत्कृष्ट अनुवाद कर पाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष अनेक चुनौतियाँ होती हैं, जिनका सामना करते हुए उन्हें मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के प्रति न्याय करना होता है। पाठ की मूल आत्मा को बचाना एक अनुवादक का प्रमुख लक्ष्य होता है। अनुवाद कार्य के दौरान अनुवादक के समक्ष आने वाली बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जिनमें से हम कुछ एक चुनौतियों पर बिंदुवार बात करें यदि इंगित करना चाहें तो एक अनुवादक को 2 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही साथ उन्हें 2 भाषाओं की संस्कृतियों का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। अनुवाद में हम स अनुवादक को सहजता बनाए रखनी पड़ती है। स्पष्टता और भाषा में प्रवाह होना एक अनूदित कृति के लिए आवश्यक है। 2 भाषाओं के ज्ञान के साथ-साथ दोनों भाषाओं की जो प्रकृति है, उसकी समझ का होना भी एक अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है। भाषा तथा व्यवहार की विभिन्न बारीकियों की समझ अनुवाद के लिए बेहतर ज़रूरी होती है। नाते रिश्तेदारी के जो शब्द आते हैं, विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से जो भाषिक प्रयुक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की समझ से भाषा की जो समझ होती है, वो एक अनुवादक में होना चाहिए। अनुवादक के सामने ये एक बड़ी चुनौती होती है कि वह भाषा को समग्र रूप में समझे और अनुवाद करते समय पूर्णतः न्याय कर सके। कोई भी पाठ किसी कालखंड में लिखा जाता है या ज़रूरी नहीं है कि कालखंड में उसका अनुवाद हो रहा हो। अनुवादक के समक्ष यह एक चुनौती की तरह होती है कि अनुवाद करते समय उस कालखंड को ध्यान में रखते हुए अनुवादक उस कृति का अनुवाद करे। ऐसे में अनुवाद की माँग को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कार्य किया जाएगा, तभी उस कृत का एक अच्छा अनुवाद हो सकेगा। कोई भी पाठ हो, किसी भी विषय शैली में लिखा गया हो चाहे वह सृजनात्मक साहित्य हो, गैर सृजनात्मक साहित्य हो, अनुवाद करते समय पाठ के प्रति निष्ठा को बचाए रखने और उसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए शैली के प्रति भी संवेदनशील होना एक अनुवादक का प्रमुख गुण है। अनुवादक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी क्षमता और सीमा दोनों को पहचानने की। जब तक पूरी ईमानदारी से एक अनुवादक अपनी क्षमता की सीमाओं से परिचित नहीं होगा, तब तक वो अपने ज्ञान को अधिक बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, अधिक अभ्यास नहीं करेगा, स्रोत भाषा और वहाँ की संस्कृति को सीखने का उपक्रम नहीं करेगा। इसलिए एक अनुवादक को अपने विषय में भी बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए कि उसके ज्ञान की सीमा क्या है, उसको किस हद तक जिस कृति का वो अनुवाद करने जा रहा है, उसकी सांस्कृतिक परिवेश से वो परिचित है, उस भाषा से परिचित है, भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों से परिचित है और कितना उसका उस भाषा पर अधिकार है। जब तक एक अनुवादक इस बात से परिचित नहीं होगा, तब तक वह उस कृति के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, उस कृति के अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए अनुवादक के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। केवल आर्थिक लाभ के लिए किसी पाठ का अनुवाद कर देना अत बहुत ही घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, इसलिए एक अनुवादक को इससे बचना पड़ता है। तो विषय विशेष में अनुवाद करने से पहले आवश्यक होता है कि अनुवादक समय-समय पर विषय विशेष में उपलब्ध ज्ञान से परिचित हो और उसके बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाता जाए। और यह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साहित्यिक अनुवाद है, साहित्य अनुवाद हमेशा से अत्यधिक चुनौती का कार्य रहा है। साहित्य अनुवाद से पहले अनुवादक को अपनी पात्रता की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। उस साहित्य का पूरा-पूरा ज्ञान उसके होना चाहिए, उसके प्रति सहृदय होना चाहिए। तभी वह साहित्य की कृति का सही से मूल्यांकन कर सकेगा। इसके साथ ही तटस्थ होना भी अनुवादक का एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। यदि एक अनुवादक तटस्थ नहीं है, तो भी वह उस कृति का सही में अनुवाद नहीं कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में अनुवाद की जो आवश्यकता है, वो अपरिहार्य रूप में हमारे सामने विद्यमान है और एक अच्छा अनुवादक वही हो सकता है, जो तटस्थ हो, निष्ठावान हो और दोनों भाषाओं में मतलब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों का ज्ञाता हो, दोनों की संस्कृतियों का सांस्कृतिक परिवेश का उसे ज्ञान हो, तभी एक उत्कृष्ट अनुवाद हो सकता है। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।